स्टडी नीट में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए अगर हम घर से करें तो, क्योंकि सभी स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो पढ़ने जाएं कोचिंग में बड़े-बड़े। तो हम यही बताएंगे कि आप घर रह के भी नीट का तैयारी कर सकते हैं अगर आप में डेडिकेशन है तो। ये ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लें, वहाँ पर 1 से 2 लाख रुपया जमा कर दें तो आपका हो जाएगा। ये भी कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि अगर हम डाटाबेस देखते हैं तो किसी भी कंपटीशन में आप ये पाएंगे, दुनिया का कोई भी कंपटीशन या दुनिया का कोई भी हो तो उसमें यही चीज़ मिलता है कि केवल आपका 1% से कम लोग या इसके बराबर लोग ही केवल सक्सेस पाते हैं। आप देखेंगे तो इतनी इससे ही नीचे रहेंगे। या तो कोई भी एग्ज़ाम, समझ में आता ना, कोई भी एग्ज़ाम आप करेंगे, कोई भी 1% आप उठा के कहीं भी देश यही है, बाकी अब सभी लोग बाहर। मान लीजिए अगर 100 लड़के एग्ज़ाम देते हैं, 100 लड़के, तो इसमें आपका 1% के आसपास ही लड़के, मतलब एक ही लड़का पाएगा। और आप खुद देख लीजिए, चारों तरफ उठा के देख लीजिए आप अपनी इस क्लास को ही देख लीजिए। उस क्लास में अगर आपके 60 बच्चे हैं तो उसमें से कितने पढ़ने वाले हैं? कितने पढ़ने वाले हैं? एक बस पढ़ने वाला है, बाकी सब टाइम पास करते हैं। वो एक ही टॉप करेगा क्लास को, पहला रैंक अपना जो भी लाएगा। तो ऐसा ही भी बहुत सारे स्कूल है। और नीट पूरा ऑल इंडिया कराती है। आप ऑल इंडिया पर कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए। गवर्नमेंट जॉब करने वाले कितने हैं ये तो देख लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका। गवर्नमेंट जॉब करने वाले कितने हैं? 3%। पूरा इंडिया में गवर्नमेंट जॉब इतने होता है, 3% लोग कर रहे हैं। तो 97% क्या कर रहे हैं? हाँ, अब उसी तरह से कोई भी कंपटीशन आप देंगे उसमें इतना जान लीजिए, समझ रहे हैं ना, इतना जान लीजिए उसमें 1% से 2% ही लोग ही आते हैं, सब कम क्वालिफाई करते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जिसे आईएएस बनते हैं लोग, इसका भी सक्सेस रेटियो 1% है। आप खुद देखिए आप नीट का कितनी सीट है नहीं मालूम, कहाँ मालूम है। अगर नीट में अगर देखा जाए तो सरकारी कॉलेज कितने होंगे मेडिकल के, एमबीबीएस के लिए? एमबीबीएस के लिए कितने सरकारी कॉलेज हैं? 20-22 हैं। अगर 20 मान के चलते हैं, ये 20-22 में सब में कितने सीट होंगे? मान लीजिए 100 सीट है अप्रॉक्सी, तो कितने हो गए? कितने हो गए? यानी आप 22 बोल रहे हैं, 22 का रहे हैं तो 2200, इतना ना। हाँ, तो इतना ही लड़के आपका गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन फार्म कितने भरेंगे? 20 लाख। तो कितना हो गया सक्सेस रेटियो? 1% के आसपास आ रहा है ना। 20 से 25 लाख फार्म भरा जाता है। इतने लड़के बैठेंगे एग्ज़ाम देने, बाकी सब क्या करेंगे? इधर उधर जाएंगे। तो हर जगह आप देखिए, कहीं भी जाएंगे तो आपको यही रेशियो मिलता है। तो इसलिए आप दुनिया में कोई भी सक्सेस इंसान कोई देख लीजिए, आप दुनिया में सक्सेस इंसान 1% है, 1 से 2%, सब बाकी इसी तरह चलता रहता है, कुछ ना कुछ करते हैं। तो इसलिए अगर आपको बढ़िया से प्रिपेयर करना तो पूरा एकदम स्ट्रेटजी होनी चाहिए बढ़िया, ताकि आप वास्तव में नीट क्वालिफाई करें और डॉक्टर बने, एमबीबीएस करें। बाकी तो आप पढ़ते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक ना। डेडिकेशन होना चाहिए एकदम स्ट्रिक्ट, क्योंकि 1% के अंदर आना है। नहीं तो आप ज़्यादा अगर लग रहा है कि गलत बता रहा हूँ तो आप गूगल पर डालिए कितना परसेंटेज रेशियो नीट का है, कितने % लड़के एम्स में पाते हैं, टोटल कितना % लोग फॉर्म भरते हैं, तो आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट, ठीक ना। तो निष्ठ प्रिपरेशन के लिए मैं टिप्स दूंगा कि आप उसके सिलेबस को ध्यान से देखें। अगर आप 11 में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं और किसी स्कूल में जा रहे हैं, किसी भी स्कूल में कोचिंग भी आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं। देखिए 2 तरह के लड़के हैं आजकल की तैयारी करने। कुछ लड़के अपना स्कूल जा रहे हैं लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम नीट निकालें, ठीक, डॉक्टर बनना, तो पर स्कूल जाते हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं। कुछ लड़के कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। कुछ लड़के दोनों जा रहे हैं। तो 3 कैटेगरी हैं स्टूडेंट की। कितना? कुछ हैं स्कूल एंड कोचिंग दोनों जा रहे हैं, कुछ हैं स्कूल जा रहे हैं, कुछ हैं कोचिंग जा रहे हैं।
तो उनके लिए जो स्कूल और कोचिंग दोनों जा रहे हैं उनके लिए तो भगवान मालिक है, कैसे मैनेज करेंगे वो जाने। उनके लिए भगवान मालिक हैं, वो तो छोड़ दें तैयारी करना। हम तो यही कहेंगे, जो स्कूल और कोचिंग दोनों जा रहे हैं और डेली स्कूल भी जा रहे हैं, डेली कोचिंग भी जा रहे हैं, तो वो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, चुपचाप 12 पढ़ लें, 11 12 पढ़ लें, उसके बाद तैयारी करें। और जो बच्चे या तो स्कूल केवल जा रहे हैं या तो केवल कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, नीट के लिए कोचिंग, नीट की कोचिंग के लिए, मैं 11 12 की कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लड़के 11 की कोचिंग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लड़के कोचिंग जा रहे हैं फिर नीट के लिए क्लास भी कर रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं, उनके लिए तो छोड़ देना चाहिए। जो केवल स्कूल जा रहे हैं और 11 की कोचिंग साथ में कर रहे हैं, उनके लिए प्लान बहुत बेटर है। जो केवल कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए, ठीक ना। बाकी इनके लिए तो माथापच्ची है, इनका कोई भगवान भी नहीं बचा पाएगा। रीज़न क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप स्कूल या कोचिंग जा रहे हो, तो जैसे नीट में क्या है समझने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और नीट की कोचिंग भी कर रहे हैं, ठीक ना, तो उनके लिए बात कर रहे हैं। जो स्कूल जाते हैं और नीट भी क्लास करते हैं, तो आप खुद सोचिए जो लड़का स्कूल जा रहा है उसका कितना आवर चला गया, कम से कम 4 आवर तो चला गया। मिनिमम 4 आवर का क्लास कहीं हर जगह चलता है स्कूल, ठीक। मैक्सिमम 5 घंटा चला जाएगा, आने जाने का भी खर्चा जोड़ लेंगे तो कुल मिला के 5 घंटा उसका जाएगा, 1 घंटा, यानी 5 घंटा यहाँ ले चला गया। कितना 5, फिर नीट के लिए क्लास जाएगा तो मिनिमम ये भी 4 घंटा का है, मिनिमम, तो 9 घंटा तो वो केवल कहाँ जा रहा है, इधर उधर क्लास करने में उसको। अब बचा कितना आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक ना। तो 9 घंटा तो खाली कोचिंग कर रहा है, रोबोट तो है नहीं। 9 घंटा की जगह वो कितना करेगा, तो उसका 11 से 12 घंटा डेली खाली जा रहा है, यानी दिन का आधा घंटा वो केवल कोचिंग में जा रहा है और स्कूल में बचेगा 12 घंटा। 12 घंटा में से वो बहुत ज़्यादा, मान लीजिए बहुत धुरंधर होगा तो 4 घंटा सोएगा, 1 घंटा 2 घंटा अपना नित्य क्रिया करेगा, 6 घंटा उसके पास बचेगा कितना, 6 घंटा। 6 घंटा में वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ये प्लान ड्रॉप, इनका कोई भला नहीं होगा, ठीक। अब दूसरा बात मिले जो नीट का, क्यों कंपटीशन इतना हाई है कि क्या है कि स्कूल जा रहा है बच्चा उसके लिए, और एक बच्चा जो है नीट की कोचिंग जा रहा है एंड 11th का कोचिंग कर रहा है, उसके लिए बेस्ट है। क्योंकि 11th का कोचिंग बहुत करेगा, 2 घंटा करेगा, और स्कूल जा रहा है 5 घंटा, 7 घंटा अपना वेस्ट करेगा, लेकिन वो कुछ सीखेगा वहाँ सीखेगा, प्रैक्टिस मेन होता है। जो नीट जा रहा है इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये 4 घंटा यानी स्कूल की जगह पर ये नीट का केवल कर रहा है और कुछ नहीं, बाकी सब सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा सब कुछ। तो इसका चांस 100% बन जाता है कि वो फर्स्ट ही अटैम्प्ट में मार देगा। कितना, फर्स्ट अटैम्प्ट में वो निकाल सकता है अगर सही से प्रिपरेशन करे तो। लेकिन क्या इनका प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए इंजॉय करने लगते हैं। 11 इंजॉय करते हैं, नया शहर घूमते हैं, नया चीज़ें सीखते हैं, नई दोस्ती करते हैं, और फिर 11 ख़त्म हो जाता है, फिर 12 में आते हैं तो डरने लगते हैं कि 12 पास होंगे कि नहीं, फिर किधरों के नहीं होते हैं। इसलिए जो सिंसियर बच्चा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर इसको फॉलो करेगा तो उसका कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, क्या सिलेबस अगर आप देखेंगे कि तो उसमें आप पाएंगे सिलेबस मेन होता है। तो अगर हम सिलेबस को ध्यान से देखें तो एक 180 क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, जिसमें से 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी है, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 45 क्वेश्चन फिजिक्स, ठीक। तो नीट का तैयारी करने वाला जो लड़का सिंसियर होगा, वो तो देखिए स्कूल में जा रहा है तो उसको 11-12 पढ़ाया जा रहा है, 11 पढ़ाया जाएगा फिर 12 पढ़ाया जाएगा। अगर वो नीट की कोचिंग कर रहा है तो वहाँ पर 11 में है तो 11 पढ़ाया जा रहा है, तो उसका सिलेबस इधर से कंप्लीट हो रहा है। लेकिन उधर जाते हुए क्या हुआ कि सितंबर
और अक्टूबर के टाइम वो होपलेस होने लगेगा और छोड़ के भागने लगेगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर जो परसेंटेज है, जो 25% पूछ रहा है, ये 25% आपका पूछ रहा है फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री पूछ रहा है, 50% बायोलॉजी है। तो मैं सभी स्टूडेंट को, नीट की तैयारी करने वालों को ये बोलूँगा कि बायोलॉजी को आप जितना हो सके उतना जल्दी ख़त्म कीजिए, कंप्लीट कीजिए एकदम बढ़िया से। आप 11 में पढ़ रहे हैं चाहे 12 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको नीट का एग्ज़ाम 12th के बाद देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्राप्त करना है। तो हम यही कहेंगे बायोलॉजी को आप जितना जल्दी उतना जल्दी ख़त्म कीजिए। और उसके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस देखेंगे, हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी कैसे तैयार करेंगे, उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस अगर हम बायोलॉजी का पहले देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान बनाना पड़ेगा कि हम बायोलॉजी कैसे कवर करेंगे। तो आज हम लोग सिलेबस को देखते हैं और यहाँ पर डिसाइड करेंगे। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास यूजीसी 2000 नीट 2025 का सिलेबस है, जिसमें फिजिक्स है। तो फिजिक्स में आप 11 पढ़ रहे हैं, पढ़िए, आप 11 में स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे नीट का भी और स्कूल भी जा रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए माथापच्ची, क्योंकि उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक, बस वो अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं कि हम नीट निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये फिजिक्स है तो फिजिक्स पर नहीं हम ध्यान करेंगे अभी, क्योंकि बायोलॉजी आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ें। आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो डॉक्टर, एंड 50% बायोलॉजी पूछा जाता है, आपको 50% कवर करना है, उसके बाद देखा जाएगा एक एक करके। तो यहाँ पर आप देखते हैं बायोलॉजी का सिलेबस दिया गया है तो एनटीए के द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका पहला चैप्टर आप देखेंगे तो ये आपका 11th है, ये भी 11th का है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर थर्ड चैप्टर भी 11th का यूनिट है, 4th 11th का है, आपका 5 भी 11th का है। उसके बाद आपका यहाँ से 6 से आपका 12th शुरू हो रहा है, 6 यूनिट से 12th, 7th यूनिट भी 12th का है और 8 यूनिट भी आपका 12th का है और 9th यूनिट भी 12th का है, 10th यूनिट भी 12th का है। और सेम उसी तरह से जिस तरह से आपके बुक में दिया गया उसी तरह से डिवाइड किया गया है यहाँ पर भी। तो हम यही कहेंगे बायोलॉजी जब आप पढ़िए तो टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पीछे आपका 11 का, तो 11 आप पढ़नी वहाँ से पढ़ते रहिए, लेकिन आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। वास्तव में बायोलॉजी का देखें तो बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है वो पकड़ना जो होती है। यहाँ पर सबसे पहले हमें तो 7 यूनिट हमें आना चाहिए। तो जब भी कोई लड़का अगर सेल्फ स्टडी करना चाह रहा है और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता है, सबसे पहले उसको 7th यूनिट पर फोकस करें। और भी 7th यूनिट में सभी जो बनाया गया है, ये एक चैप्टर है, चैप्टर ये है और एक चैप्टर है, तो यहाँ से इवोल्यूशन से शुरू करें। इवोल्यूशन से अगर वो शुरू करता है तो उसको पूरे कनेक्टिविटी मिलेगी कि हम कैसे एक लाइफ का ओरिजिन हुआ, फिर कैसे बना, कैसे करके फिर उसमें क्या हुआ, एक प्रोसेस की तरह उसको एक कहानी मिलती जाएगी और उसको आसानी भी होगा। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जेनेटिक इवोल्यूशन को कंप्लीट करने उसके बाद आप जेनेटिक के बाद आप जाइए 11th पढ़ने। तो हम तो ये कहेंगे 12th को पहले कंप्लीट कर लीजिए एक एक करके। ठीक, यानी 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, और इसको आप जितना जल्दी उतना कंप्लीट करेंगे तो आपका क्या होगा, अपने 50% को कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप पीवाईक्यू हल कीजिए। जैसे मान लीजिए आप पीवाईक्यू ले लेते हैं तो आप इवोल्यूशन पढ़ें, मैं तो ये कहूँगा पहले इवोल्यूशन पढ़िए, उसके बाद आप जहाँ ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, फिर उसके बाद उसका पीवाईक्यू हल कीजिए। अगर आप पीवाईक्यू समझ जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं हल फिर इसको पढ़िए और जितना हो सके उतना जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट सेल्फ कीजिए। सेल्फ स्टडी करके आप करते हैं तो आपका चांस बढ़ेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक, तो हम यही कहेंगे कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। हम एक एक करके एक पूरा सीक्वेंस के रूप में, यानी आप पढ़े हैं पहले कि नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन एक एक सीक्वेंस के रूप में आपको यहाँ पर एक बताया जाएगा कि आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करें और लाइन टू बिटवीन द लाइन भी बताया जाएगा। यानी एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपकी पीवाईक्यू देखेंगे। तो हम यही करेंगे कि जो लड़के नहीं पढ़ पाते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ाएं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लेके आएंगे एक एक। तो हम शुरुआत करेंगे वहीं 7 यूनिट से, आपका क्लास 12th से, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन से। तो अगली बार आप बुक को खरीद के तैयार हो जाइए और वहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक, तो आज यहीं तक चलते हैं। और जो दोस्त या कोई भी आपके पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनको बोलिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पहुंचाइए जो गरीब आप समझदार, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बिना गाइडेंस के आप लोग इधर उधर भटकते रहिए और भटकते रहिए, कोई ये नहीं बताएगा कैसे पढ़ना है। सब बोल देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, मॉड्यूल हल करो, पीवाईक्यू हल करो, लेकिन ये नहीं बताता है कैसे हल किया जाए।
सही ना? तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, आपको डॉक्टर बनना है, 1% में आना है, तो अपने ड्रीम को पूरा कीजिए सिस्टमेटिकली। तो चलिए धन्यवाद, अगले बार मिलते हैं। थैंक यू सो मच।